नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का निखिल एडुटेक पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, मेजरिंग ऑफ नेशनल इनकम प्रॉब्लम्स। मतलब ये कि हमें जो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करनी होती है, यानी अगर हम किसी भी राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या आती है, यानी क्या क्या आपको नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम्स आती है। आज हम इस प्रॉब्लम्स पर बात करने वाले हैं। आपके सामने यहाँ पर कुछ टाइप्स लिखे हुए हैं, यानी कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं। ये टाइप्स ऐसे हैं जो आपके नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में एक बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब एक एक टॉपिक को आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, यानी ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसकी वजह से कोई भी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करनी होती है तो हमें बहुत ही प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो पहला टॉपिक है उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक्सक्लूजन ऑफ रियल ट्रांजेक्शन। अब लिखा तो है ये इंग्लिश में, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है इसको आपको समझना है। ध्यान से देखिए, ये लिखा है एक्सक्लूजन ऑफ रियल ट्रांजेक्शन। इसको बहुत ही आप आसानी से समझेंगे तो समझ पाएंगे। आपके जीवन से रिलेटेड, यानी आपके व्यवहार से रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स हैं मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ध्यान से देखिए, ये जो आपका एक्सक्लूजन ऑफ रियल ट्रांजेक्शन होता है, ये क्या होता है? दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जैसे लोग होते हैं जिनके यहाँ आए दिन कोई ना कोई रिलेशन वाले आते ही हैं, मतलब कि कोई ना कोई रिश्तेदार आते हैं। अगर वो रिश्तेदार आपके यहाँ आते हैं तो आपके यहाँ भोजन करते हैं या आप उनको कुछ पानी पिलाते हैं, मतलब इस तरीके से आदर भाव का सम्मान प्रकट करते हैं उनके सामने। तो उस समय जो भी आप उनके सामने परोस रहे हो, चाहे वो आप भोजन दे रहे हो और चाहे आप उनको नाश्ता कुछ भी दे रहे हो, तो वो जो आप उनको दे रहे हो वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो, यानी आप उसके लिए उनसे कुछ पैसा नहीं इकट्ठा कर रहे हो। जैसे आपने उनको क्या किया, आदर सम्मान दिया, पानी पिलाया और ज़रूरत पड़ी तो आपने उनको भोजन भी कराया। लेकिन आपने जो उनका आदर सत्कार किया है, आपने उनको जो भोजन कराया है, कहीं ना कहीं अगर वो भोजन, अगर वो कहीं ना कहीं ब्रेकफास्ट अगर वो बाहर करते तो उनको उसका पेमेंट करना होता। लेकिन चूंकि वो रिलेशन में आए हैं, रिश्तेदारी में आए हैं, तो ओबियस सी बात है वो उसका कोई भी कास्ट चुकाएंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं आपका जो इस तरह का लेन देन है उस वो क्या है, वो रियल ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहा है। यानी आपने उतना कंज्यूम तो किया ही होगा ना। आपने क्या किया कि खाने में आपने बहुत सारी चीज़ों को दिया होगा। अगर वही चीज़ मार्केट में खरीदते तो उसका पेमेंट करना होता। तो आपने जो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है उसकी वजह से उसका जो कैलकुलेशन होता है वो नेशनल इनकम में कंक्लूड नहीं की जाती, यानी उसमें क्या होता है, उसको सम्मिलित नहीं किया जाता है। पहली चीज़ तो ये। अच्छा, दूसरी चीज़ रियल ट्रांजैक्शन में क्या आती है, आपने देखा होगा कि घरों में बहुत सारी चीज़ें आए दिन हमारे कुछ ना कुछ कमी होती रहती है। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए आप खाना जो है बनाने गए और खाना बनाने के टाइम पे हो सकता है कि आपको किसी चीज़ की कमी हो गई और वो चीज़ आपके पास नहीं है, और लेकिन अब चूंकि आप बनाने लग गए हो खाना तो उसके लिए आपको चाहिए। जैसे मान लो आप सब्जी बना रहे हो, ठीक, आप सब्जी के बनाने के दौरान और सपोज आप ये भूल गए कि आलू हमारे पास है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, बगल वाले से जाकर के क्या मांगोगे, आलू मांगोगे। या बगल वाला क्या करेगा, आपसे पूछेगा क्या दिक्कत है, आप सब्जी बनाने में लेट क्यों कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है, आप बताएंगे, क्या बताएंगे कि सब्जी बना रहे थे, सब्जी बनाने के लिए हमारे पास आलू नहीं है। तो बोलेंगे ठीक है, हमसे आलू ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम भी कभी आपसे ज़रूरत पड़ी तो हम भी ले लेंगे। तो जो आप वहाँ पे ट्रांजैक्शन कर रहे हो, यानी जिसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम, आपने कोई भी चीज़ दिया, कोई भी वस्तु दिया, दूसरी वस्तु ले लिया। पहले के ज़माने में ऐसा होता था, लेकिन आज के ज़माने में क्या है, यानी आज के टाइम में क्या है कि लोग उस चीज़ को ले लेते हैं और बाद में अगर उनको ज़रूरत होती है वो दे देते हैं। मतलब एक प्रकार से वो अपने ही इंटर ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, अंदर ही क्या कर लेते हैं, एक दूसरे से चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन उसकी कैलकुलेशन की बात की ही नहीं जाती है। तो रियल ट्रांजैक्शन इसीलिए वहाँ पर नहीं हो पाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं नेशनल इनकम में कैलकुलेशन में क्या होती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। नहीं तो क्या होता कि वो जो आलू किसी ने उनको फ्री में दे दिया है, तो वही आलू अगर मार्केट में खरीदने जाते तो उसको पेमेंट करना होता, तो पेमेंट करके ले आते तब वो सब्जी बनाते। लेकिन उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो उसकी कैलकुलेशन की बात होगी ही नहीं, तो उसको नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने देखा होगा कि जैसे किसी भी व्यक्ति को कुछ चाहिए होता है। जैसे मान लो पहले के ज़माने में क्या होता था कि अगर किसी को गेहूँ चाहिए, और जब रुपए का उतना प्रचलन नहीं था, किसी को गेहूं चाहिए, किसी को चावल चाहिए, तो क्या होता था, एक दूसरे व्यक्ति क्या करते थे, आप बोलते थे कि आप मुझसे चावल ले लो, आप हमें गेहूं दे दो।
या ऐसा भी हो सकता है किसी और चीज़ की नीड हो। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, अगर उसको मान लीजिए कि एक रोटी चाहिए, अब बोलेगा कि एक काम करिए, आप हमसे रोटी ले लीजिए और हमें उसके बदले कुछ चावल दे दीजिए। तो ये जो सिस्टम थी जिसको बोलते थे बार्टर सिस्टम, यानी वस्तु विनिमय, वो धीरे धीरे प्रथा खत्म हो गई। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे यहाँ पर जो एक्सक्लूजन ऑफ रियल ट्रांजेक्शन है। जो भी एग्जांपल्स मैंने आपके सामने बताया, चाहे वो रिलेशन वाला हो यानी रिश्तेदारी वाली बात करी हो, और चाहे तो ये सब्जी बनाने वाली बात हो, ठीक है, उस दोनों में आपने देखा कि जो भी आप सामने वाले को दे रहे हो उसके बदले आप कोई भी कॉस्ट नहीं ले रहे हो, यानी कोई भी कीमत आप उनसे नहीं ले रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपके रियल ट्रांजेक्शन जो हो रहा है उसमें कमी आ रही है, जिसकी वजह से आपका नेशनल इनकम में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो आपका है यहाँ पर द वैल्यू ऑफ लेजर। इसको आप ध्यान से समझिए। आपने देखा भी होगा, जैसे कोई लेबर है, इस चीज़ को आप समझिए, दूसरे कॉन्सेप्ट को। जैसे कोई लेबर होता है, किसी के यहाँ वर्क करता है, किसी के यहाँ काम करता है, तो काम करने के दौरान जब उसका काम हो जाता है शाम के टाइम में, उसको पेमेंट लेने की बात होती है, यानी उसको वेजेस यानी मजदूरी लेने की बात होती है, वो मजदूरी लेता है। लेकिन जिसके वहाँ वह लेबर, वह श्रमिक काम कर रहा है, वह उस लेबर के काम से खुश है, प्रसन्न है कि हाँ आपने मेरा काम बहुत ही अच्छी तरीके से किया हुआ है। तो वो जो ऑनर है, यानी उस मकान का जिसके यहाँ वो लेबर काम कर रहा है, तो वह ऑनर उस लेबर को वेजेस जो देने होते हैं उसके अलावा भी, यानी उसके एक्स्ट्रा भी कुछ पैसे अमाउंट दे देता है। वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट देता है उसकी वजह से, यानी उसको भी आपके नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम्स होती है। इसकी वजह से जो आपका नेशनल इनकम होती है उसको कैलकुलेट करने में क्या होती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ऐसे ही आपने होटल्स में देखा होगा, होटल्स में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो होटल्स में वेटर्स का काम करते हैं। यानी वेटर्स का काम क्या होता है कि अगर आप किसी होटल में जाते हैं, होटल में जाने पर आप किसी चीज़ को ऑर्डर करते हैं, तो जो ऑर्डर लेता है कोई व्यक्ति, उसके बाद जो आपको सर्व करता है, यानी आपको वहाँ पर परोस देता है जो आप डिमांड करे हुए हो। तो क्या करते हैं कि कुछ लोग होते हैं, उसमें से बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं कि होटल का जो वेटर है वो जब आ करके आपको सामान देता है, उसके बाद में बिल ला करके देता है, तो वो जो व्यक्ति जिस चीज़ की डिमांड किया हुआ है वो व्यक्ति उस वेटर्स को कुछ टिप्स के रूप में देता है। वो जो टिप्स के रूप में इनकम होती है उस वेटर्स की, उसकी भी कैलकुलेशन इस नेशनल इनकम में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, यानी कहीं ना कहीं उसको भी इस नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं किया जाता है। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डैमेज, इसको आप ध्यान से समझिए ये क्या होता है। जैसे आप मान लीजिए कि आप आए दिन ये देखते होंगे कि जैसे सुबह होती है, बहुत सारे लोग वॉक करते हैं, मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग करते हैं। वो कहाँ जाते हैं जॉगिंग करने के लिए? अब वो पार्क में जाते हैं, या कोई कोई होते हैं रोड पर ही कर लेते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल क्या होती है, वो पार्क में जाते हैं और वहाँ पर अपनी बॉडी को हेल्थ बनाने के लिए एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं। अच्छा, जब वो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, कहीं ना कहीं वो नेचर यानी जो आपका इन्वायरमेंट है उसको क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। कहीं ना कहीं उनकी जो लाइफ है उस इन्वायरमेंट से, उस पर्यावरण से क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। यानी उनकी बॉडी अच्छे मेंटेन हो, उनकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, किसी प्रकार की बीमारी ना हो। तो इसलिए क्या करते हैं, वातावरण का बहुत ही अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाते हैं। फ़ायदा उठा करके अपनी बॉडी को हेल्थ बॉडी बनाते हैं, यानी एक अच्छा सा एक स्वस्थ बॉडी यानी एक स्वस्थ शरीर का निर्माण करते हैं। लेकिन वहीं पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो वाटर पॉल्यूटेड होता है, एयर पॉल्यूटेड होता है, नॉइज पॉल्यूटेड होता है, तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं जो लोगों के द्वारा ही इस चीज़ को पॉल्यूटेड किया जाता है, यानी इस चीज़ को प्रदूषित किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो इस चीज़ को प्रदूषित किया जाता है लोगों के द्वारा ही, और वहीं पर लोग इस इन्वायरमेंट का यूज करके अपनी बॉडी को हेल्थ बनाते हैं। वहीं पर लोग दूसरी तरफ की बात करें तो वहीं पर यही लोग उस जो आपका इन्वायरमेंट है उसी को प्रदूषित करते हैं, उसी को नुकसान पहुंचाने पे तुले होते हैं। तो आपका जो इन्वायरमेंटल डैमेज है, यानी आपका जो वातावरण है, जो आपका पर्यावरण है, अगर वो प्रदूषित हो रहा है या वो डैमेज हो रहा है, यानी उसमें हानि हो रही है, तो उसकी वजह से जो भी कॉस्ट आती है जिसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल कॉस्ट, उसकी भी बात इस नेशनल इनकम में नहीं होती है। यानी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में कहीं ना कहीं ये जो फैक्टर्स है जिसको हम इन्वायरमेंटल कॉस्ट बोलते हैं वो इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं देखा होगा आपने कि अभी हरे भरे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हमें से बहुत सारे लोग हरे पेड़ को ही काटना शुरू कर देते हैं अपनी ज़रूरत को, यदि अपने ज़रूरतों को सुलभ करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम
उस ग्रीन एनर्जी यानी उस ग्रीनरी को प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी हेल्थ होती है। हम उस पर बात करते ही नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वही ग्रीनरी जो थी जिसको हम काट देते हैं, उसकी वजह से पता नहीं कितने लोगों की लाइफ चेंज हो जाती है। पता नहीं कितनी मात्रा में ऑक्सीजन देता है, पता नहीं कितनी मात्रा में वो शुद्ध वायु को प्रदान करता है हम लोगों को। तो कहीं ना कहीं वो कॉस्टेबल है, यानी वो भी क्या है, उसमें भी लागत है कहीं ना कहीं। तो वो जो लागत है उसकी बात यहाँ पर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट भी, जो आपका कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डैमेज है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर लिखा है द अंडरग्राउंड इकोनॉमी। अच्छा, ये जो आपका द अंडरग्राउंड इकोनॉमी है, इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं पैरेलल इकोनॉमी, समानांतर अर्थव्यवस्था। अब ये क्या होता है, आप ध्यान से समझिए। जैसे आपने स्मगलिंग सुनी होगी, गैम्बलिंग सुना होगा, इलीगल तरीके से बहुत सारे लोग काम करते हैं, इसको सुना होगा। तो इस तरीके से जो भी इनकम जनरेट होती है, जो भी लोग आय कमाते हैं, जो पैसा कमाते हैं, इन सब चीज़ों को, जिसको 2 नंबरी का काम बोलते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे वगैरह होते हैं, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, आए दिन न्यूज़ में आते रहते हैं कि वो टेबल के नीचे से गिफ्ट लेते हैं। अब ये टेबल के नीचे से गिफ्ट लेना क्या होता है, आपने देखा होगा। टेबल के नीचे से गिफ्ट लेने का मतलब है कि एक होता है गवर्नमेंट को, यानी गवर्नमेंट जो ऑफिसर होता है या कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, उसको एक सैलरी मिलती है, फिक्स सैलरी मिलती है। एक होता है उस सैलरी के अलावा कुछ उनको अमाउंट मिल जाता है, जो अमाउंट उनको अतिरिक्त मिलता है, यानी टेबल के नीचे से जिसको हम बोल रहे हैं, वही होती है आपकी पैरेलल इकोनॉमी। यानी कुछ आपकी ऐसी इनकम होती है जो मार्केट में सर्कुलेट होती है, आपकी इकोनॉमी में सर्कुलेट होती है, यानी इकोनॉमी में आपकी चलती है, लेकिन उस पर टैक्स की बात होती ही नहीं है, वो गवर्नमेंट की निगाह में होती ही नहीं है, इसलिए वहाँ पर टैक्स की बात नहीं की जाती है। तो इसीलिए ऐसे जो इनकम होते हैं, ऐसे इनकम जिस इकोनॉमी में चलते हैं, उस इकोनॉमी को बोलते हैं द अंडरग्राउंड इकोनॉमी। और ऐसे इनकम को कैलकुलेट करने के लिए नेशनल इनकम में प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको द अंडरग्राउंड जो इकोनॉमी है, जिसको हम पैरेलल इकोनॉमी भी बोलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो आपका अगला टर्म है, यानी जो आपका अगला टॉपिक है, वो है ट्रांसफर पेमेंट्स। आपका क्या है यहां पर, ट्रांसफर पेमेंट्स। ये क्या होता है, आप इसको ध्यान से समझिए। जैसे जब छोटा सा बच्चा होता है और धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है, अब जैसे कोई भी लड़का है वो बड़ा होता है धीरे धीरे, तो उसकी रिक्वायरमेंट भी उसी हिसाब से बढ़ती जाती है। जैसे हम आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जब हम लोग आप छोटे होते हैं तो हमें किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन या किसी भी फ़ोन की ज़रूरत होती ही नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे हम समय के साथ हमारी ग्रोथ होती जाती है, हम ज़्यादा डेवलप करने लगते हैं, हमारे समय के अनुसार हमें कि सभी चीज़ों की नीड होने लगती है, सभी चीज़ों की हमें ज़रूरत होने लगती है हमारे बढ़ते समय के साथ। तो जैसे मान लीजिए कि कोई भी लड़का है, अगर उसके पिताजी उसको किसी चीज़ को गिफ्ट दे देते हैं, तो वो जो गिफ्ट होती है उस बच्चे के लिए, लेकिन वो बच्चा उस गिफ्ट के लिए कुछ पेमेंट नहीं करता अपने पिताजी को, तो वो गिफ्ट क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसको बोलते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट। ऐसे ही आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट में गिफ्ट मिलता है, और उस गिफ्ट के लिए वो पर्सन अगले वाले पर्सन को कुछ भी पेमेंट नहीं करता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। जो पेमेंट वहाँ पर बात की जाती है जिस पेमेंट की, तो उस पेमेंट की बात यहाँ पर ट्रांसफ़र पेमेंट के अंतर्गत की जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ कोई रिलेटिव आते हैं, कोई रिश्तेदार आता है, चाहे आपकी बुआ आ गई, फूफा आ गए, मामा आ गए, कोई भी आ गया, आपको 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये पकड़ा के चला जाता है, और हम आप लोग बहुत खुश हो जाते हैं। सबके बचपन की बात है भाई। तब क्या होता है कि जो पैसा आपको मिल जा रहा है, जो रिश्तेदार ने आपको पैसे दिए हुए हैं, वो पैसा आप उनको रिटर्न नहीं करते हो। तो जो पैसा आपको मिल गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, आपने उसके लिए कोई भी पेमेंट उस सामने वाले को नहीं किया है, तो वो क्या है, आपका ट्रांसफ़र पेमेंट्स हो जाता है। मतलब ऐसी सारी क्रियाएं, ऐसे सारी एक्टिविटीज़ जिसकी वजह से आप कोई चीज़ पा रहे हो, कोई चीज़ ले रहे हो, लेकिन उसके बदले आप कुछ सामने वाले को पेमेंट नहीं कर रहे, कोई भी भुगतान या कोई भी पैसा आप पेमेंट नहीं कर रहे, तो वो आपका क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र पेमेंट हो जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका जो ये टॉपिक्स है,
इस टॉपिक्स को हो सकता है आपको इंग्लिश वर्जन देखने में थोड़ा सा अटपट लगे, यानी ऑट लगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक एक हेडिंग्स को, जो एक एक टॉपिक्स यहाँ पे आप देख रहे हो, इस टॉपिक्स को आप बहुत ही भली बात आप खुद से रिलेट कर सकते हो। यानी आपके जीवन से रिलेटेड एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं, आप उस एग्जाम्पल्स को आप रिलेट कर रहे होंगे। तो कुछ भी ऐसा यहाँ पर नहीं आपको मिल रहा है देखने के लिए जो आप समझ नहीं पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका जो सब्जेक्ट होता है, यानी कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उस सब्जेक्ट को जितनी ही आसानी से, जितने ही सलीके से आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, वो सब्जेक्ट आपके लिए उतना ही आसान बनता जाएगा। यानी इन डेप्थ अगर आपको जानना होगा तो आप उस चीज़ को आप व्यवहार से जोड़ के समझेंगे। कोई भी सब्जेक्ट हो, इंडिविजुअल कोई भी सब्जेक्ट आप ले लीजिए, उस सब्जेक्ट को अगर आप व्यवहार से जोड़ करके समझने की कोशिश करेंगे तो उम्मीद है कि आपको वो सब्जेक्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और दूसरी चीज़, आपकी जो स्टडी होती है, आपका जो पढ़ाई होता है, ये पढ़ाई एक दिन की बात नहीं होती है। इंसान शुरू से, यानी बचपन से लेकर के आखिरी दम तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इसलिए ज़रूरत है हम आप लोगों को भी सीखने की। हर एक मोमेंट पर आप कोई नया चीज़ सीखने की कोशिश किया करिए। हमारी लाइफ इतना तक ही सीमित नहीं है कि हम आज हमारा जन्म हुआ और जन्म होने के बाद हम क्या किए, अपनी लग्जरी लाइफ जीने लगे। लग्जरी लाइफ जीने के बाद एक टाइम ऐसे आएगा कि आपको तब पछताना पड़ेगा कि हमने कुछ लाइफ में अचीव नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या हम केवल इसलिए बने थे कि हम आज हमारा जन्म हो और कल के दिन हम एक्सपायर हो जाए, मर जाएं? आपकी जीवन यहाँ तक ही सीमित नहीं है, यानी यहीं तक सीमित नहीं है आपकी लाइफ। आपकी लाइफ यानी आप यहाँ पे आप जन्म लिए हो तो आपको ये मोटिव रखना पड़ेगा कि आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पर्पसलेस होते हैं, यानी उनका कोई एम होता ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि लाइफ का एक एम रखिए, उस एम को पाने के लिए आप दिन रात मेहनत करिए। आप उस हर चीज़ को करिए जो आपको उस टारगेट को अचीव करने में मदद करे, और उस हर चीज़ को आप अवॉइड करिए, उस हर चीज़ को आप डिक्लाइन करिए, हटा दीजिए सामने से, जो आपको उस एम को पाने के लिए रुकावट पैदा कर रही है। वहां पर आपके लिए एक बाधा बन रही है, उस चीज़ को हटा दो। जितने भी आपके डाइवर्ट करने वाली चीज़ें हटा दो 1 सेकंड में। कोई नहीं पूछने वाला कि आप उस दिन क्या कर रहे थे। जब आप सक्सेस हो जाओगे तो आपकी सक्सेस स्टोरी लोग सुनना पसंद करते हैं, तब आपकी सक्सेस स्टोरी सुनी जाएगी। लेकिन शुरुआत में इंसान अकेले ही चलता है, काफिले तो बाद में आते हैं। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर किसकी बात कर रहे थे? ट्रांसफ़र पेमेंट की। उम्मीद है कि आपको यहाँ ट्रांसफ़र पेमेंट समझ में आ गया होगा। आपका यहाँ पर जो अगला टॉपिक है वो है सेल्फ कंजप्शन, यानी यहाँ पर आप बात कर रहे हैं अगले टॉपिक्स की, जिसको बोल रहे हैं सेल्फ कंजम्पशंस। अब ये क्या होता है? दोस्तों आपको पता है कि बहुत सारे किसान ऐसे हैं, बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं, गांव में आपने बहुत सारे लोग देखा होगा जो किसी न किसी खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, बहुत सारे अन्न को उगाते हैं, बहुत सारे पैदावार होती है उनके खेतों में। तो वो क्या करते हैं, अपनी जितने भी वहाँ पर उन्होंने किसी भी चीज़ को बनाया है, जैसे मान लीजिए धान हुआ, गेहूँ हुआ, जो कुछ भी हुआ, उसका एक बड़ा अमाउंट वो खुद बचा के रख लेते हैं। वो मार्केट में सेल नहीं करते हैं, और जो मार्केट में सेल नहीं करेंगे इसका मतलब है कि उस वस्तु की, यानी जो भी गेहूं या चावल है, कुछ भी हो, उसकी मार्केट वैल्यू आपको वहाँ पर पता ही नहीं चलेगी, जिसको आप मार्केट में ले ही नहीं गए हो। तो जिसकी वजह से एक बड़ा अमाउंट, जो प्रोडक्शन का एक बड़ा अमाउंट है, उसकी कैलकुलेशन की बात यहाँ पर की ही नहीं जा रही है। यानी इस नेशनल इनकम में आपका जो बड़ा अमाउंट है जिसको आप मार्केट में ले ही नहीं जा रहे हो, तो मार्केट वैल्यू डिटरमाइन नहीं होगी, यानी उसकी बाजार मूल्य तो पता ही नहीं होगी, उसकी कीमत क्या है क्या नहीं है, कितना पैसा मिल रहा है, कैलकुलेट ही नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं उसका जो कैलकुलेशन है वो भी क्या करती है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। बहुत सारे ऐसे यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं कि मान लीजिए कि इतना, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए इतना, सपोज दैट एग्जाम्पल ऐसे समझिए, जैसे कोई भी किसान होता है, वो किसान फिलहाल के लिए मान के चलिए 100 केजी या 1 कुंतल मान के चलिए, 1 कुंतल उन्होंने क्या किया, धान जिसको बोलते हैं चावल। अब इस चावल को क्या किया, किसान ने पैदा किया अपने खेत में, 1 कुंतल बना, लेकिन इस 1 कुंतल में से 1 कुंतल को सेल तो किया ही नहीं होगा, अपने खाने के लिए रख लिया होगा। 1 कुंतल में से मान के चलो कि 50 केजी या 40 केजी मान के चलिए, तो 40 केजी क्या हुआ, चावल किसान ने खुद रख लिया अपने घर पे खाने के लिए।
अपने घर पे खाने के लिए किसान ने क्या किया, 40 किलोग्राम चावल को अपने यहाँ रख लिया, बाकी इसमें जो बचा है उसको मार्केट में सेल कर दिया। अच्छा, जो मार्केट में सेल कर दिया, एक्चुअल में उसी की तो मार्केट प्राइस होगी ना, और उसी का कैलकुलेशन यहाँ पर नेशनल इनकम में की जाएगी। लेकिन इस 40 किलोग्राम जो आपका चावल है, जिसको किसान ने अपने पास रिजर्व करके रखा है, टंकी में भर के रख दिया है, लोग बचा, गांव में देखते होंगे आप, लोग चावल ख़राब ना हो जाए, गेहूं ख़राब ना हो जाए, इसलिए बड़ा टैंक ले लेते हैं। या आज भी बहुत सारी जगहों पर ऐसे आपने देखने को मिला होगा कि बहुत सारे लोग नए नए तरीके से उसको प्रिजर्व करते हैं, यानी उसको सुरक्षित तरीके से रखते हैं कि हमारा कम से कम अगले साल तक वो गेहूँ या चावल चलना चाहिए, जब तक कि अगले यानी नेक्स्ट सेशन में हमारा जब तक गेहूँ चावल ना हो जाए तब तक। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, आज भी ऐसा है, लोग रिजर्व करके रख लेते हैं। तो जो लोग रिजर्व करके रख लेते हैं उसी का मार्केट वैल्यू तय नहीं होता है, और जब मार्केट वैल्यू तय नहीं होगा तो कहीं ना कहीं इसकी कैलकुलेशन भी नहीं होगी। तो ये भी क्या करता है, नेशनल इनकम में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। एक मतलब कि एक प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा अमाउंट लोगों से छिपा लिया जाता है, जिसकी कैलकुलेशन की बात होती ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो ये भी क्या करता है, नेशनल इनकम को प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है कैलकुलेट करने में। अच्छा, आगे हम बात करते हैं, एक चीज़ और इसमें देख लीजिए आप, सेल्फ कंजप्शन में क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा कि एक टीचर है, अगर वो टीचर अपने ही बच्चों को घर पे पढ़ाएगा तो उसके लिए उसको पेमेंट तो करना ही नहीं पड़ेगा बच्चे को। तो कहीं ना कहीं कोई भी टीचर अगर अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, या घर का कोई मेंबर है अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, घर के बच्चों को पढ़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि उस बच्चे का पेमेंट उनको मिलेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर वही टीचर बाहर किसी भी व्यक्ति को पढ़ा रहा होता, किसी भी अदर बच्चे को पढ़ा रहा होता हो, तो उससे पेमेंट लेता है। तो कहीं ना कहीं ये आपने यहाँ पे देखने को मिला होगा कि अगर वही टीचर बाहर पढ़ा रहा है उसको पेमेंट मिलता है, लेकिन अगर वही घर पे पढ़ा रहा है तो उसके पेमेंट की बात नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं क्या है, इस तरह की जो पेमेंट्स होती है वो भी इस नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं की जाती है, ये भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। अच्छा, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो घर में अपने बच्चों का पालन पोषण तो करती हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो किसी दूसरे के घर के बच्चों को पालती पोसती हैं, उनका देखभाल करती हैं, जिसके लिए उनको पैसा मिलता है, वेतन मिलता है। तो जो पैसा उनको मिलता है बच्चों को पालने के लिए दूसरे के घर पे, तो उसके द्वारा जो इनकम होती है वो कैलकुलेट की जाएगी। लेकिन अगर वही महिला अपने बच्चे की देखभाल करे, अपने घर के मेंबर की बच्चों को देखभाल करे, तो उसके द्वारा जो भी वहाँ पर इनकम तो होगी ही नहीं। तो इसीलिए इस तरह की जो इनकम होती है उसको भी ठीक तरीके से कैलकुलेट नहीं होता है। ये भी क्या करती है, नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। अच्छा, आगे हम बात करते हैं, एक चीज़ और इसमें आप देख लीजिए। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो अपने इनकम को क्या करते हैं, बताते नहीं हैं। आप उनसे पूछने जाओगे भैया कितना कमाते हो, तो क्लियर नहीं बताएंगे, एक ऐसे ऑन एन एवरेज बता देंगे हाँ इतना कमा रहे हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में अपना हिसाब रखते ही नहीं है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं, लैक ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ये ध्यान से देख लीजिए, लैक ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का क्या मतलब होता है। इसका मतलब है कि जो आपका ऑफिशियल रिकॉर्ड है, जो आप देखे होंगे कि सरकार जो भी एस्टिमेटेड बनाती है, जो भी आंकड़े इकट्ठा करके वो रिकॉर्ड तैयार करती है, उसमें क्या होती है, कमी होती है, यानी लैग होती है, कमी होती है किसमें, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में। यानी वो रिकॉर्ड जो ऑफिस वाले रिकॉर्ड करते हैं वो क्या होता है, उसमें भी कमी होती है। अच्छा, कमी कैसे होती है ये समझिए। जैसे कोई व्यक्ति, गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आया किसी व्यक्ति के यहाँ और पूछता है कि आपका जो प्रोडक्शन आप करते हैं, खेतों में काम करते हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली लगभग आप कितना कमा लेते हो एक साल में इस खेती करके, सही आंकड़ा दे ही नहीं पाएंगे। अब उनको क्या पता भाई, लगभग देखो सीधी बात है, आज भी ऐसे सीजन में आप भी देखे होंगे कि गांव में भी अगर आप लोगों से पूछने जाओ, डायरेक्ट ऐसे पूछ लो, अंकल जी आप महीने में लगभग कितना कमा लेते हो धान को पैदा करके या गेहूं को पैदा करके, तो एक्चुअल में वो डाटा नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर वहीं पर अगर उनसे खर्चे की पूछ लिया जाए, यानी उनसे यह पूछ लिया जाए कि आपने क्या क्या किया है, वो बता देंगे कि हमने क्या किया, बीज लाया, जुताई किया, बुआई किया और सिंचाई किया, ये सब कुछ बता देंगे। लेकिन उसके तुलना में उनको कितनी लागत है ये नहीं बता पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपका जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसमें एक्यूरेट जो डाटा होता है उसकी वजह से नहीं आ पाता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों से ऐसे पूछेंगे, नॉर्मल वे में पूछेंगे कि आपका जो डेली का खर्चा हो जाता है लगभग कितना हो जाता है, तब भी वो नहीं बता पाएंगे, बोल देंगे 10, 20, 30 रुपये, 50 रुपये। या मान लीजिए कि जिसकी डेली इनकम ठीक ठाक हो जा रही है, वो भी अपना
जो एग्जैक्ट डाटा होगा वो भी नहीं बता पाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है उसमें कमी देखने को मिलती है। तो उम्मीद है कि कुछ ऐसे यहाँ पर टॉपिक्स थे जिस टॉपिक्स को आपने यहाँ पर देखा और ये समझा कि जिसकी वजह से आप यहाँ पर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में आपको प्रॉब्लम से हो रही है एक्चुअल में। इसीलिए यहाँ पर जो अभी नेशनल इनकम आपका होता है वो एक्चुअल डाटा नहीं दे पाता है, जिसके पीछे ये सारी रीजंस थे जो आपने यहाँ पर देख लिया है। ठीक है, किसी व्यक्ति की इनकम पूछने जाओ तो इनकम सही नहीं बताता है, किसी व्यक्ति को व्यय पूछने जाओ कि आप कितना खर्चा करते हो वो भी नहीं बता देता है, क्योंकि लोग एक्चुअल में बताना ही नहीं चाहते हैं। लोग आपसे आय और व्यय का जो आंकड़ा होता है वो छिपाते हैं, इसीलिए आपका जो नेशनल इनकम का कैलकुलेशन होता है उसमें गड़बड़ी पैदा होती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। आज के सेशन को बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी मोटिवेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इस सेशन के बारे में कुछ भी कमेंट्स हैं या कुछ भी आपके माइंड में फीडबैक है, आपका इस सेशन को लेकर के जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते हैं किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।